नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक 66.91% मतदान, मतगणना शुक्रवार को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली विस्फोट के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, मामले की जांच एनआईए को सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के पहले दिन कल इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में कालचक्र अभिषेक समारोह में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कालचक्र सशक्तिकरण अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो वर्तमान में चल रहे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के साथ मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री चौथे राजा के 70वें जन्मदिन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। मंगलवार की दोपहर भारत और भूटान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्पू। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवाह अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की, जो अभी ताशिछोदोंग के ग्रैंड कुनेरे हॉल में प्रतिष्ठित किए गए थे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक 66.91% मतदान हुआ। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले गए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने स्वतंत्र भारत में एक इतिहास रचा है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चुनाव का सबसे उल्लेखनीय पहलू महिला मतदाताओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी रही। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया, जिससे बिहार के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों चरणों में कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इसके अलावा पहली बार 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के तहत मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे 2600 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है।
शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। लाल किला भी कल तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। यात्रियों को समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचने की परामर्श जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 9 और 10 नवंबर को छापेमारी में एजेंसियों ने लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक और बम बनाने का सामान जब्त किया। इसके कारण बढ़ते दबाव में संदिग्ध ने दिल्ली बम विस्फोट किया। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के कारण घबराहट में हुआ और बम समय से पहले फट गया। बम पूरी तरह से तैयार भी नहीं था, इसलिए असर सीमित रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और बोत्सवाना के रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और करीबी सहयोग पर आधारित है। कैपेसिटी बिल्डिंग इस साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ रहा है। पिछले 10 वर्षों में बोत्सवाना के लगभग 750 पेशेवर, छात्र, सरकारी अधिकारी और रक्षाकर्मी भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। व्यापार संबंध पारंपरिक रूप से हीरे और रत्नों के क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं। अब भारत अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है। बोत्सवाना की विजन 2036 योजना का लक्ष्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देना है। इससे स्वास्थ्य सेवा, खनन, डिजिटल बैंकिंग और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर बन रहे हैं। भारत और बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारत भेजे जाने वाले चुनिंदा चीतों को एक क्वारंटाइन केंद्र में छोड़ा जाएगा। यह बोत्सवाना द्वारा भारत को चीतों की प्रतीकात्मक भेंट को दर्शाएगा। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, बोत्सवाना। राष्ट्रपति बोत्सवाना की संसद को संबोधित करेंगी। उनका भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने और बोत्सवाना में ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली राजकीय यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कनाडा के ओंटारियो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका ने भारतीय अनुदान सहायता से श्रीलंका में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष कुमार झा और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के सचिव डॉक्टर हर्षना सूर्यपेरुमा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। इस गीत ने भारतीयों की कई पीढ़ियों को एकजुट रहने और राष्ट्रीय भावना को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत है वंदे मातरम के सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त संस्करण राग देश पर एक रिपोर्ट। वंदे मातरम की राजसी धुन देशभक्ति की गहराइयों को प्रतिध्वनित करते हुए राग देश में बुनी गई है। वंदे मातरम का सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त संस्करण राग देश में आधारित है। इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में सभी 7 स्वरों का उपयोग किया गया है। इसकी संरचना वीर रस और श्रृंगार रस दोनों को व्यक्त करती है, जो इसे देशभक्ति गान के लिए उपयुक्त बनाती है। महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी ने राग देश में उनके भाव विभोर कर देने वाले गायन ने भक्ति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की कि मानो मातृभूमि का सार हर सुर, हर वाक्य और हर ताल में समा गया हो। वंदे मातरम की सबसे प्रारंभिक धुनों में से एक विष्णु पर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद वादक जादुनाथ भट्टाचार्य ने राग काफियों त्रिताल में रची थी। वंदे मातरम की अंगिनत धुनें और रचनाएं हमारी समृद्ध और विविध संगीत विरासत का अभिन्न अंग हैं। शिवांग और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है।
ये दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रसारण के इतिहास में आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान से विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इसको देखते हुए चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कल पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह का पहला व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक है। एयर पिस्टल विश्व चैंपियन सम्राट राणा और मौजूदा चैंपियन ईशा सिंह ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद मुकेश। दिल्ली बम धमाकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा का डॉक्टर उमर चला रहा था कार। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर डेथ। जनसत्ता का शीर्षक है धमाके की जांच एनआईए के हवाले। दैनिक भास्कर लिखता है कई शहरों में सीरियल धमाकों की थी साजिश। हरिभूमि में धमाके का विश्लेषण करते हुए रक्षा विशेषज्ञ का बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से घबराए पाकिस्तान ने आतंकी स्लीपर सेल से कराया हमला। वीर अर्जुन की सुर्खी है प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश ने ऊर्जा, संपर्क और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग पर हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार ने मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़े, 68.79% वोटिंग। जनसत्ता की सुर्खी है बिहार में सभी नतीजा पूर्व सर्वेक्षणों में राजग सरकार। अमर उजाला के अनुसार बिहार में एनडीए की बंपर जीत के आसार, 130 से 167 तक सीटें संभव। देशबंधु का शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। राजस्थान पत्रिका ने उम्मीद शीर्षक से लिखा है ट्रंप बोले भारत वाले फिर हमसे प्यार करेंगे, व्यापार समझौता करीब, कहा अलग तरह की डील में सबको फायदा। जनसत्ता के अनुसार COP 30 के अध्यक्ष 2 लोगों ने कहा स्वच्छ ऊर्जा का नेतृत्व कर रहे भारत चीन। अमर उजाला ने सांसों पर संकट शीर्षक से लिखा है दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू, कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में। और दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है 13 लाख करोड़ रुपए की नेट वर्थ वाले वॉरेन बफेट बोले असल पूंजी तो परिवार, दोस्त और सादगी ही है, अपना शहर नहीं छोड़ा तभी अच्छा कर पाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक 66.91% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिल्ली विस्फोट के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।